हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में मेरे लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिस आर दोज विच न्यूट्रलाइज द एसिड। बेसिस आर दोज विच न्यूट्रलाइज द एसिड, यानी कि जो एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर दे वो कहलाता है बेसिस। क्या कहलाता है? बेसिस। और बेसिस जो हैं वो दो टाइप के हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। क्या हैं? बेसिस दो टाइप के हैं आपके, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल। वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाटर सॉल्युबल बेस क्या कहलाते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। और नॉर्मली केमिस्ट्री में इस वाटर सॉल्युबल बेस को ही ज़्यादा स्टडी किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कई सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल हो पाती हैं, इस कारण से एल्कली की स्टडी ज़्यादा होती है। एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो एग्जांपल मैं ले सकता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और एग्जांपल दे सकता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ऐसे कई सारे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी ज़्यादा की जाती है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। अब नाउ हम प्रॉपर्टीज़ की बात अगर कर ले तो बेसिस जितने भी हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर 1 प्रॉपर्टी में, बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। बेसिस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए जितने भी बेसिस हैं अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दूसरी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH नेगेटिव। प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। लास्ट वीडियो में जब हमने एसिड की बात पढ़ी थी तो हमने ये जाना था कि एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H आयन लिबरेट करते हैं, और बेसिस को अगर डिसॉल्व करें तो वो OH आयन लिबरेट करेंगे। प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस फील सोपी टू टच। क्या है प्रॉपर्टी? बेसिस फील सोपी टू टच, यानी कि बेसिस को अगर पकड़ के देखा जाए, छू कर देखा जाए, रब करके देखा जाए तो हमें ऐसा एहसास होगा कि उनमें चिकनापन है। क्या है? चिकनापन है। साबुन जैसा जो है स्लिपी होते हैं ये। तो मैं लिख सकता हूँ बेसिस फील सोपी टू टच। सोपी टू टच। ठीक है, यानी कि उनका नेचर कैसा है? स्लिपरी है। अगला प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की? ये सारी अभी मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। बेसिस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है? बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। जबकि एसिड में हमने ये पढ़ा था कि एसिड जो है वो ब्लू से रेड कर देता है। क्या कर देता है? ब्लू से रेड। और लिटमस पेपर बेसिस क्या करता है? आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो मैं लिख सकता हूँ बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जितने भी बेसिक सॉल्यूशन हैं अगर मैं उनको एक्वस डिसॉल्व करूं, वाटर में डिसॉल्व करूं, तो वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जितने भी बेसिस हैं वो सब के सब क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि उनके डिसॉल्व होने पर OH आयन प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पर आयन्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट भी वहाँ पर ईजिली प्रोड्यूस हो सकता है। करंट पास वहाँ से हो जाएगा जहाँ पर आयन्स फ्लो हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ बेसिस
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, ये तो कुछ फिजिकल क्वालिटी थी किसकी, बेसिस की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें ये बताती है कि रिएक्शन में जाने के बाद, यानी कि रिएक्शन होने के बाद उससे कौन सा नया प्रोडक्ट बनेगा या किसके साथ में वो रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं अगर बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिस जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, ध्यान सुनेंगे, बेसिस जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, यानी कि उनसे क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक सॉल्ट फॉर्म होता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बेसिस जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है स्टूडेंट्स कि बेसिस सभी मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। बेसिस सभी मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल कुछ मेटल के साथ में ही करते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो जिंक कह सकते हो आप और एल्युमिनियम ले सकते हो। जब भी जिंक या एल्युमिनियम की रिएक्शन बेस के साथ में होगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए का तरीका जो है हम अपने लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस जहाँ से पास होती है, अगर उसको सोप सॉल्यूशन से पास कराया जाए तो उसमें जो बबल उठेंगी उनको अगर जलती हुई कैंडल के पास लेकर आया जाए तो वो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस, मैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। बेसिस रिएक्ट विद some metals to produce salt and hydrogen gas। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे कुछ मेटल जो मैंने आप दिए हैं वो नाम लिख देता हूँ मैं। जिंक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, और एल्यूमिनियम। ठीक है, जब भी बेसिस की रिएक्शन जिंक या एल्युमिनियम के साथ में होती है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ में अगर करा दी जाए, NaOH क्या है, एक बेस है, OH आयन लिबरेट करता है ये। तो NaOH की रिएक्शन अगर जिंक के साथ में कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में थी, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ। ये ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो क्या बच जाएगा आपके पास, अब देखें आप, 2 Na बच गया, 2 O बच गया और एक Zn बच गया। तो क्या बचा आपके पास, Na2ZnO2। ये क्या है, एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से एल्युमिनियम की भी रिएक्शन इसके साथ में करा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी बेसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये हमने एसिड के लिए पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन वाली। तो यहाँ से फिर से देखते हैं कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये प्रॉपर्टी हम एसिड में ही पढ़ चुके हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है NaOH की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ में करा दूं, NaOH की रिएक्शन करा दूं, सपोज करो HCl के साथ में। किसके साथ में करा दी, NaOH की रिएक्शन करा दी HCl के साथ में, तो क्या बन जाएगा, NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा और H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा आपके सामने। हालांकि 10th में इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट रिएक्शन को याद करके भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बताने की कोशिश करूँगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका मैकेनिज़्म, यानी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि यही 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि यही प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। हालांकि मैकेनिज़्म जो है आपकी नेक्स्ट लेवल से चालू होगा आपका, यानी कि 11th में मैकेनिज़्म आएगा आपका रिएक्शन का, 10th लेवल पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
मैकेनिज्म क्या है, देखिए समझिए, ये सोडियम है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो उस पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लास्ट सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 5 और 6। और हाइड्रोजन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी ये कंबाइन होंगे आपस में जाके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक एटम को कंबाइन कर लेगा। क्या कर लेगा? इस हाइड्रोजन से एक एटम को लेकर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये हाइड्रोजन के साथ में एक एटम के साथ में कंबाइन हो गया है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है आपका, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से ले लिया अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसकी लास्ट सेल ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी। ये बात हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। अब यहाँ मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इस बात को भी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का। क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब HCl की बात कर लेते हैं। तो HCl जो है इस तरीके से कंबाइन होगा। HCl जो है वो इस तरीके से कंबाइन होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास भी जो है लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन से, तो क्या कर लेगा? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, जो कि मैं आपको अब 10th क्लास में बताऊँगा, क्योंकि 9th क्लास में इस तरीके की बातें बहुत ही कम होती हैं। क्लोरीन जो होता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, क्लोरीन जो है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है आपका। क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो यहाँ से अगर ये अलग अलग होंगे तो क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो हाइड्रोजन से अलग होगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पास वाला भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? क्लोरीन के पास चला गया। ध्यान दें, तो जब इसके ऊपर चला गया है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का। क्या कर लिया है इसने? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, माइनस आ गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इस समय। क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब चार्ज है उसके ऊपर केवल प्रोटॉन का, वो भी पॉजिटिव। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को किसी ऐसे एटम की ज़रूरत होगी जिसके लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हो। लोन पेयर में भी समझा दूं आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ में नहीं जुड़ते हैं जाके, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। जो कि आप अगली नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि 11th पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जान पाएंगे। तो इसको किसी ऐसे एटम की ज़रूरत होगी जहाँ पर लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर उसको कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सीजन के पास से मिलेंगे। आप देखिए स्टूडेंट, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू पड़े हुए हैं। एक इसके साथ में कंबाइन कर लिया था और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कंबाइन कर लिया था। 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास लोन पेयर में पड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चिपकेगा जाके? ध्यान दें, ये हाइड्रोजन चिपकेगा जाके इस जगह पर। किसके साथ में? इस ऑक्सीजन के साथ में जाके। तो ध्यान दें, कुछ इस तरीके की हालत होगी यहाँ पर, Na पॉजिटिव, O यहाँ पर, और ये H इसके साथ में बॉन्ड है ही, और एक H यहाँ पर और जाके बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बात समझे? इसके पास क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास, और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, ध्यान दें, अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का। क्या चार्ज आ जाता है उसके ऊपर? प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब ये अपना प्लस का चार्ज जो है वो कैंसिल आउट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? प्लस का जो चार्ज है वो अपना कैंसिल आउट करना चाहेगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के लिए वो क्या होगा कि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? जो इसने सोडियम से लिया था वो सोडियम को वापस कर देगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो सोडियम से लिया था वो सोडियम को वापस कर देगा। तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और इन सब ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। क्या बना लिया? वाटर बना लिया, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ध्यान दें, सोडियम जो है उसके पास प्लस चार्ज है, Cl के पास माइनस चार्ज है,
दोनों के पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये NaCl बना लेंगे। तो ये है पूरी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये पूरी रिएक्शन का क्या था, मैकेनिज्म था। और इसकी आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली बातें जो हैं इसी मैकेनिज्म पर होंगी, यानी कि हर रिएक्शन का उसमें मैकेनिज्म आपको बताया गया होगा और आपको वो मैकेनिज्म पढ़ना भी होगा, किस तरीके से एटम जो है दूसरे के साथ में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सब कहलाता है मैकेनिज्म। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, बेसिस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं बात करूं तो बेस इज रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप यहाँ देख रहे होंगे सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जबकि हमने पढ़ा था कि जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है तो भी क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ने पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है उसका, एसिडिक नेचर होता है। और मेटल के साथ में जो ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर बेसिक नेचर होता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेचर कैसा है इसका, एसिडिक है। एसिडिक नेचर कब होगा, जब नॉन मेटल कंबाइन होगा जाके ऑक्सीजन के साथ में, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपको बता दिया मैंने कि नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो किसका नेचर होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। तो फिर से वही प्रॉपर्टी, बेसिस जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि एक ले लिया मैंने कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड सपोज कीजिए मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और एक ले लिया मैंने बेसिस सपोज करो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप रिएक्शन करें तो उस रिएक्शन में जो फॉर्मूला आपको आ रहा हो वो पहले लिख लें। तो H2O आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप H2O पहले लिख लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 H और 2 ऑक्सीजन थे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आप निकाल लीजिए, एक ऑक्सीजन बची यहाँ पर, जब एक ऑक्सीजन निकल गई यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बची थी और एक कार्बन बचा था, तो CO3 हो गया और ये क्या हो गया, कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज करो मैंने ले लिया क्या, NaOH ले लिया और इस NaOH की रिएक्शन मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में करा दी, इसके साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। तो H2O निकल गया पहले, तो देखिए ध्यान दें, H और 2 O निकल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ सिंगल है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, केवल एक ऑक्सीजन निकला है हमारे पास और 3 ऑक्सीजन अभी भी बचे हुए हैं। तो 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक सल्फर बचा हुआ है और Na बचा हुआ है, तो हमारे पास 2 Na बचे हुए हैं। तो क्या बन जाएगा, Na2SO3, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Na2SO3, यानी कि सोडियम, क्या बच गया हमारे पास, Na2SO। एक मिनट फिर से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितने बच गए आपके पास, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, क्या बन गया, सोडियम सल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बेसिस रिएक्ट विद मेटलिक सॉल्ट, किसके साथ में, बेसिस के रिएक्शन हो जाए किसके साथ में, मेटलिक सॉल्ट के साथ में। मैं लिख सकता हूँ बेसिस रिएक्ट विद मेटलिक सॉल्ट, यानी कि वो सॉल्ट किसका हो, बना हुआ हो, मेटल का बना हुआ हो।
metallic salt, then it form precipitate, क्या फॉर्म करेगा, then it form precipitate of insoluble मेटलिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो मेटलिक सॉल्ट यहाँ पे कंबाइन हो रहा है उसी मेटलिक सॉल्ट की क्या बन जाएगी, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो कि नीचे बैठ जाएगा, मेटलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं रिएक्शन के थ्रू इसको भी। मैंने ले लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH। अब एक मेटलिक सॉल्ट ले लेता हूँ, मेटलिक सॉल्ट सपोज करो मैंने ले लिया आपके पास ZnSO4, जिंक सल्फेट है, मेटलिक सॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेटलिक सॉल्ट जब ये है तो क्या बन रहा है आपके पास, इनसॉल्युबल मेटलिक हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, इनसॉल्युबल मेटलिक हाइड्रोक्साइड, और एक सॉल्ट फॉर्म होगा। Bases react with metallic salt, then it form precipitate of insoluble metallic hydroxide and a salt भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या फॉर्म होगा, and a salt, एक सॉल्ट भी हमें मिलेगा। तो ध्यान दें, मैंने आपको बताया insoluble metallic hydroxide किसका बनेगा, उस मेटलिक सॉल्ट का जो कि बेस के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो बेस के साथ में मेटलिक सॉल्ट कंबाइन हो रहा है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, तो क्या बनेगा, insoluble metallic hydroxide भी किसका बनेगा, ZnSO4 यानी कि जिंक का ही बनेगा, किसका बनेगा, जिंक का। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इनसॉल्युबल मेटलिक हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, इनसॉल्युबल मेटलिक हाइड्रोक्साइड। तो इनसॉल्युबल मेटलिक हाइड्रोक्साइड में लिख सकता हूँ जिंक का हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, ZnOH का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्ट देखिए, ZnOH का होल ट्वाइस, Z निकल गया, OH का होल ट्वाइस, तो ट्वाइस तो H है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो O भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और 2 Na बचा, और क्या बचा आपके पास, SO4 बचा। तो क्या फॉर्मूला बना गया, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, एक सॉल्ट और ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन और देखेंगे इसी की। सपोज करिए मैंने जो है NaOH की रिएक्शन करा दी फेरस सल्फेट के साथ में, किसके साथ में, फेरस सल्फेट FeSO4, तो क्या बनेगा, इसका तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ FeOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये मेटलिक सॉल्ट यही था। ठीक है स्टूडेंट, Fe मेटल था इसमें, और दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो FeOH का होल ट्वाइस यानी कि ट्वाइस H है, तो ट्वाइस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचा आपके पास, 2 Na बचा और SO4 बचा, तो हम लिख सकते हैं Na2SO4। तो सॉल्ट क्या बन गया, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और फेरस हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस बन गया है। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और कौन कौन से सॉल्ट बनते हैं और उनकी स्टडी किस प्रकार से की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।